गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। सबसे पहला है ट्रांसफ़र अर्निंग्स, जिसे हम कह सकते हैं हस्तांतरित आय। यानी हस्तांतरित आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियाँ या आपकी पॉकेट मनी आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। परंतु यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो रिटायर एम्प्लॉयज़ हैं यानी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह एम्प्लॉयज़ के यानी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भाग है। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि क्यों हम ट्रांसफ़र अर्निंग्स को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता या स्कॉलरशिप्स ये किसी कर्मचारी के पारिश्रमिक का भाग या फल नहीं है। नेक्स्ट है गैर कानूनी कार्य, जिसे हम इल्लीगल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, यानी स्मगलिंग, चोरी या जुए आदि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से ब्लैक मनी को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पुरानी वस्तुओं की बिक्री पर कमीशन। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई पुरानी कार है, पुराना मकान है, पुराना टीवी है आदि को बेचकर प्राप्त होने वाली आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन इनकी बिक्री पर दिया जाने वाला कमीशन, जिसे हम दलाली भी कह सकते हैं, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि पुरानी कार, पुराना मकान या किसी प्रकार की कोई भी पुरानी वस्तु है, उसका उस वर्ष में उत्पादन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ये शेयर्स एंड बॉन्ड्स की बिक्री से प्राप्त जो आय होगी उसे भी कई बार हम देखेंगे कि यदि शेयर्स और बॉन्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के हम शेयर या बॉन्ड्स खरीदते हैं या बेचते हैं, और जब हम बेचते हैं तो इससे जो आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को केवल हस्तांतरण है। ए व्यक्ति ने अगर शेयर बेचे तो किसी और बी व्यक्ति ने इसे खरीदे। इससे किसी कंपनी के जो शेयर या जो पूंजी है इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि इनके फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा है। हाँ, यदि नई कंपनी है और पहली बार यदि शेयर बेचे जा रहे हैं और कोई ख़रीदार है, तो ऐसे में उसके व्यय को शामिल किया जाता है जब हम व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में जब एक बार शेयर बिक चुके हैं, उसके बाद एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, एक व्यक्ति बेचता है, दूसरा खरीदता है, तो ये केवल शेयर्स का हस्तांतरण है। इससे जो मूल पूंजी है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं अचानक प्राप्त आय। बच्चों, इसे विंडफॉल गेन्स भी कहा जाता है। जैसे अचानक से कोई लॉटरी लग गई है या कोई कैपिटल गेन्स हो गए हैं, इससे प्राप्त जो आय है इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनसे किसी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्प्यूटेड रेंट भी कहा जाता है इसे, आरोपित किराया। ये आरोपित किराया क्या होता है? जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हों, यानी कि उस बिल्डिंग के जो ऑनर हैं यदि वही उसका उपयोग कर रहे हैं, इसे हम इम्प्यूटेड रेंट या आरोपित किराया कहते हैं। इस प्रकार की आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्यों करेंगे? कि यदि वह मकान मालिक स्वयं ना रहता तो उसे किराए पर देता और किराए से आय प्राप्त करता। तो इसलिए इस प्रकार के आरोपित किराया वास्तव में चुकाया नहीं जा रहा है,
लेकिन यदि वह मकान मालिक अपने मकान में नहीं रहता तो कहीं किराए पर लेता तो उसे व्यय करता, और यदि वह जिस मकान में रह रहा है वह स्वयं मालिक है, तो यदि वह नहीं रहता तो किसी को किराए पर देता तो क्या आय प्राप्त होती, कितना किराया उसे मिलता, उसे हम कहते हैं इम्प्यूटेड रेंट। बच्चों, ये हम मकान की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की, इसलिए हम किराया कह रहे हैं। इसी प्रकार से कभी भी कोई भी साधन स्वामी यदि अपने स्वयं के साधनों से आय प्राप्त करता है तो उसे हम कैलकुलेट तो नहीं करते, पर उसकी आय में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो जिन मकानों में मालिक स्वयं रह रहा हो उसके आरोपित किराए को, इम्प्यूटेड रेंट को, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है स्वयं उपभोग की वस्तुओं एवं सेवाओं। स्वयं उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं जिसे हम कह रहे हैं गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इनका भी जो इम्प्यूटेड वैल्यू है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। और इन्हें हम इसलिए भी शामिल करते हैं क्योंकि यदि इस प्रकार की वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में हम प्रोडक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं तो स्वयं उपभोग की वस्तुएं हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है जो गेहूँ उत्पादित कर रहा है और 5 क्विंटल गेहूँ वो अपने पास रख लेता है, तो इन 5 क्विंटल गेहूँ को बेचने पर जो आय प्राप्त होती उसे भी उसकी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो उत्पादित नहीं करता तो कहीं से खरीदता, और यदि वो पूर्ण रूप से बेच देता तो उसे कितनी कीमत प्राप्त होती। इसे हम कह रहे हैं गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इन वस्तुओं पर प्राप्त आय को हम एक प्रकार से अनुमान लगाते हैं और उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। बच्चों, ये बाय मिस्टेक प्रत्यक्ष कर हो गया है, आप इसे अप्रत्यक्ष कर मानकर चलें। अप्रत्यक्ष कर में हम क्या करेंगे, जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर आदि के फलस्वरूप वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, इसलिए ये बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद या आय में तो शामिल होते हैं, परंतु राष्ट्रीय आय या साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। बच्चे, आप इसे अप्रत्यक्ष कर पढ़िएगा। नेक्स्ट है निगम कर, लाभांश या अवितरित लाभ। ये तीनों ही लाभ के ही भाग हैं। हमने आपको बताया कि किसी कंपनी या फर्म को या कॉरपोरेट सेक्टर को जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें 3 तत्व शामिल हैं। निगम कर, जिसे आप कॉरपोरेट टैक्स भी कह सकते हैं, लाभांश यानी डिविडेंड जो किसे मिलता है, शेयर होल्डर्स को, और तीसरा है अवितरित लाभ। अवितरित यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट भी कहा जाता है। ये एक्सक्लूसिवली उस कॉरपोरेट सेक्टर यानी उस फर्म के पास ही रहता है। इन तीनों को मिलाकर निगम कर किसको चला जाएगा, सरकार को। लाभांश किसे चला जाएगा, शेयर होल्डर्स को। और अवितरित लाभ प्योरली किसके पास रहेगा, एक्सक्लूसिवली फर्म के पास। ये तीनों ही मिलकर कुल लाभ कहलाते हैं। तो इस प्रकार से निगम कर, लाभांश तथा अवितरित लाभ तीनों ही लाभ का ही भाग होते हैं। इसलिए यदि राष्ट्रीय आय में लाभ को शामिल किया गया है तो फिर निगम कर, लाभांश, अवितरित लाभ को अलग से शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कर्मचारियों के पारिश्रमिक में उनके द्वारा दिया गया आय कर। ये कर्मचारियों के पारिश्रमिक में उनके द्वारा दिया गया जो आयकर है ये किस प्रकार से आय में शामिल होता है, क्योंकि यदि राष्ट्रीय में कर्मचारी के पारिश्रमिक को शामिल किया जाता है तो आयकर को अलग से शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर तथा आकस्मिक लाभ। आकस्मिक लाभों पर जो कर होता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि ये कर उपभोक्ता की वर्तमान आय में से नहीं दिए जाते हैं। इनका भुगतान उनकी पिछली बचतों या एसेट्स या संपत्ति से किया जाता है। नेक्स्ट है मजदूरी, वेतन या किस्म के रूप में दी गई मजदूरी यानी पेमेंट और वेजेस इन काइंड तथा मालिकों द्वारा यानी जो एम्प्लॉयर हैं उनके द्वारा सामाजिक सुरक्षा में जो योगदान है या आपका जो पीएफ है, प्रोविडेंट फंड आदि में दिया गया अंशदान कर्मचारियों के पारिश्रमिक के ही भाग होते हैं। इसलिए यदि राष्ट्रीय आय में कर्मचारियों के पारिश्रमिक को शामिल किया जा रहा है तो फिर अलग से
इसे राष्ट्रीय आय में शामिल ना करें। धन्यवाद।